कि अवैसी जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं। अवैसी के काम देश तोड़ने के हैं, अवैसी के काम समाज को तोड़ने के हैं, समाज को बांटने के हैं, समाज में नफरत फैलाने के हैं, भाई से भाई को अलग करने के हैं। अवैसी को समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तान चले गए। यहाँ का नौजवान गुमराह होकर थोड़ा बहुत उनको समर्थन करता होगा, लेकिन जब उसको लगता है कि ये तो हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो इस्लाम के नाम पर हमें बांटने का काम कर रहे, जो जिन्ना ने किया था। अब अखिलेश जी को मुसलमान वोट बैंक दिखता होगा तो वो जरूर उसके लिए काम कर रहे होंगे। और अखिलेश जी आ रहे हैं, ये तो मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी में फला मुसलमान काम कर रहा था, वो जीतने योग्य था और वो टिकट नहीं मिलने से इंडिपेंडेंट जीत कर आ गया। यूपी में विधानसभा चुनाव है, दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी और यूपी की अगर खास तौर पे बात करें तो मुसलमानों को लेकर एक अलग ही तरह का खींचतान दिखाई दे रही है। इसी बीच भाजपा ने भी अपना अल्पसंख्यक मोर्चे को सामने उतार दिया है। उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम 20 लाख लोगों के सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। कि सर, सबसे पहले तो पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इलेक्शन है और उसमें हर कोई मुस्लिम वोट को लेके खींचतान कर रहा है। भाजपा भी अब मैदान में है, वो लगातार चुनाव को लेकर हमेशा से कमर कस के वो ज़मीन पर काम करती है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां कर रहा है? पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कभी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए काम करती है। तो हमारा काम तो 365 दिन चलता ही रहता है। हम संगठन को मजबूत करके सेवा करना चाहते हैं। हाँ, चूँकि सेवा में जो ताकत मिलती है वो सत्ता से मिलती है, तो हम सत्ता को प्राप्त करना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग सेवा के लिए राजनीति कर रहे और साल भर सेवा का काम करते रहते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं कि आज चुनाव आया तो हम काम कर रहे। बाकी पार्टी के लिए मुसलमान वोट बैंक जरूर होगा, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खींचातार नहीं है। जो हमें वोट देता है हम उसके लिए भी काम करते हैं, जो नहीं देता है हम उसके लिए भी काम करते हैं। हाँ, हम पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। यूपी में ये कहा जा रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं। आप इस स्थिति को, जिस तरह से 19% वोट पर हर कोई फोकस कर रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले भी कहा कि पहले जो लोग काम किए थे उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझा था, वोट बैंक समझकर काम किया था। हम सभी को एक भारत का नागरिक मानते हैं, भारत माँ का बेटा मानते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है कि हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर भेद करके नहीं देखना है। हम तो सबको एक मानकर काम कर रहे हैं। अब अखिलेश जी को मुसलमान वोट बैंक दिखता होगा तो वो जरूर उसके लिए काम कर रहे होंगे। और अखिलेश जी आ रहे हैं, ये तो मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपना झंडा गाड़ा है, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, चाहे कोरोना काल की बात ले लें, चाहे गुंडागर्दी की बात ले लें, चाहे भ्रष्टाचार जो पहले चलता था मायावती जी के राज में, अखिलेश जी के राज में, उसकी बात ले लें, सबको उखाड़ कर फेंक दिया है। आज असली मानों में उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सुशासन है, उत्तर प्रदेश में निर्भय होकर हमारी बहनें घूम सकती हैं, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज समाप्त हो चुका है। कोविड जैसे कार्यकाल में जो इतना बड़ा प्रदेश, देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कोविड को भी हराया है,
उत्तर प्रदेश की जनता को कोविड से बचाया है, ये सब जनता ने देखा है। इसलिए जनता ने ठान लिया है, सभी वर्ग ने ठान लिया है कि एक बार फिर से योगी जी को मौका देना है, और इंशाल्लाह आने वाले समय में फिर से योगी जी को मौका मिलेगा, क्योंकि योगी जी ने जो बुनियाद डाले हैं, जो सेवा प्रारंभ की है, जो वहाँ पर विकास प्रारंभ हुआ है, उसको कोई रोकना नहीं चाहता है। जनता उसके फेवर में है, और मुझे लगता है कि उसको पूरा करने के लिए फिर से योगी जी को मौका मिलेगा। योगी जी फिर से सफलतम 5 साल पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद अगर हम एक तस्वीर देखते हैं तो उसके बाद अगर किसी को टारगेट किया गया है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपसे सवाल ये पूछना बनता है कि 2014 के बाद मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। टारगेट करने के साथ साथ हर किसी को कभी जय श्री राम के नाम पर लिंच किया गया, या तमाम तरह की तस्वीरें आपके सामने आई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बोला राम राज्य आ गया है और वो आएगा और आगे योगी आदित्यनाथ आएंगे, आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि जो डरा हुआ मुसलमान हर बार बताया जाता है, वो कैसे अपने आप को सेफ फील करेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ के गले लगाए? मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमान को षड्यंत्र के रूप के तहत डराया गया है, और आज से नहीं डराया गया है, शुरू से डरा कर उनसे वोट लिया गया है। आज भी विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए, मुद्दा कुशासन होना चाहिए, मुद्दा वहाँ का गुंडाराज होना चाहिए। ये मुद्दा है ही नहीं, इसको योगी जी ने समाप्त कर दिया है। तो फिर से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराकर कुछ ऐसे लोगों को सामने लाकर, ये जो भी घटनाएं आई हैं अधिकांश तो प्रायोजित थी, उन्हीं के आदमी को पढ़कर पीटता है, बोलता जय श्री राम बोल। जय श्री राम से मुसलमान को कभी कोई तकलीफ नहीं थी। ये तो श्री राम सबके लिए आदर्श हैं, पूरे भारत के लिए आदर्श हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी इन्होंने राम के नाम का उपयोग मुसलमानों को डराने के लिए किया है, इसी का नतीजा है कि आज एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों के मन में एक डर पैदा हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुंवर बासित अली के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है, आज हमें खुशी की बात है कि हम मंडलों तक पहुंच चुके हैं, हम बूथों तक पहुंच चुके हैं। हम इस सच्चाई को लेकर जो जा रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं कि जिन बातों को डराया जा रहा है, आप आकर भारतीय जनता पार्टी में देखें क्या सच में सही है। क्या पहले वहाँ पर लिंचिंग नहीं होता था? क्या पहले दंगों का इतिहास तो कांग्रेस का था, दंगों का इतिहास तो समाजवादी का था। हमने देखा है मुजफ्फरनगर के दंगे समाजवादी के इतिहास में, ठंड में लोग मर गए। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दंगे इतिहास बन गए। तो हम लोगों से संवाद कर रहे हैं कि आए देखें कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आपकी सेवा करना चाहती है, आप हमारे साथ आएँ। अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर साथ में काम करने में सक्षम है, तो आप आएँ। और मुझे लगता है कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री मोदी जी की सबका साथ, इसमें मुस्लिम वर्ग भी प्रभावित है, मुस्लिम वर्ग भी इससे जुड़ना चाहता है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में बूथों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो गई है। और अब जो एक वहाँ पर वायरस छोड़े जा रहे थे जातिवाद के, धर्मवाद के, ये वायरस ना फैले, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता मोदी वैक्सीन लगाकर, मोदी जी की विचारधारा को पहुंचाकर उस पर कंट्रोल पाएंगे। मुझे लगता है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। अब कोई हिंदू मुसलमान में खाई नहीं बना सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान में खाई नहीं बन सकती है, लेकिन भागीदारी की बात करें तो यूपी इलेक्शन में एक बात हर बार, क्योंकि हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो अब मुसलमानों में हिस्सेदारी की बात आ रही है कि वो अब किसी पार्टी का झंडा उठाने की जगह वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो हिस्सेदारी जो कभी 36% हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं 1 से 2% में सिमट गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस खासकर मुस्लिम वोटों की जो हिस्सेदारी है, जिसे घटा दिया गया है, क्या उसे बढ़ाएगी, लोगों को अपने साथ आने के लिए इनकरेज करेगी? क्या आप लोगों की तैयारी है? ये तो सवाल उन पार्टियों से पूछना चाहिए था जिन पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और जिनके साथ मुसलमान अभी तक उम्मीद में खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समाज के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर ना टिकट दिया है,
ना उन्होंने उनको आगे किया है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार वहाँ जो जनता तय करती है उसको मिलता है उम्मीदवारी। और मुझे यकीन है इस बार कि जिस प्रकार से संगठन विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से सक्षम लोग भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के जुड़े हैं, इस बार बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और ये बात तो हमेशा लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी में फला मुसलमान काम कर रहा था, वो जीतने योग्य था और वो टिकट नहीं मिलने से इंडिपेंडेंट जीत कर आ गया, इसको टिकट नहीं दिया। ऐसा किसी ने नहीं बताया। या इसने, आप भी जब सवाल पूछती हैं तो आपने नहीं ये बताया कि फला फला लोग अच्छे थे, इनको टिकट नहीं दिया। ये बात सही है कि पहले हमारे पास सक्षम लोग नहीं थे जिनको हम उम्मीदवारी दे सकें, लेकिन अभी वो तैयारी भी हमने कर ली है। हमारे पास बहुत सक्षम लोग अभी आ गए हैं और इंशाल्लाह ये जो परिवर्तन है ये आपको इस बार चुनाव में दिखेगा। और इसलिए मुसलमानों को टिकट नहीं मिलेगा कि वो मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों को टिकट मिलेगा क्योंकि वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज में काम किए हैं, समाज का विश्वास जीते हैं और समाज ने उनको आगे किया है। समाज ने उनको आगे किया है। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात ना हो तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू अधूरा रह जाता है। लगातार एक खेमे में आवाज़ उठती है कि वो भाजपा प्रायोजित हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हमने उनको चर्चा करके बहुत बड़ा बना दिया और ऐसा लगता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर कोई करता है तो ओवैसी करता है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओवैसी मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, यही भ्रम पहले जिन्ना के लिए हुआ था कि जिन्ना ने जो कह दिया, मुस्लिम लीग उस वक्त थी जिन्ना की पार्टी, मुस्लिम लीग ने जो कह दिया वो मुसलमानों का व्यू है और इसीलिए देश बटा। मैं तो ये कहता हूँ कि ओवैसी जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं। जिस प्रकार के कोरोना के वेरिएंट आते हैं वैसे जिन्ना के सेकंड वेरिएंट ओवैसी हैं। अगर हमने मोदी टीका लगाकर इसको समाप्त नहीं किया तो फिर से देश को बांटने की नाकाम कोशिश ओवैसी जो कर रहे वो और बढ़ेगी और इस पर रोक लगनी चाहिए। ओवैसी के काम देश तोड़ने के हैं, ओवैसी के काम समाज को तोड़ने के हैं, समाज को बांटने के हैं, समाज में नफरत फैलाने के हैं, भाई से भाई को अलग करने के हैं। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ओवैसी को ज़्यादा महत्व ना दें। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इन पे जरूर रोक लगनी चाहिए और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ओवैसी जी को नकारेगा। ये तो जहाँ बड़े हुए, इनके दादा ने पार्टी बनाई थी, इनके पिताजी एक सांसद हुए, ओवैसी साहब खुद एक सांसद हुए, 7 विधायक हैं, ना सांसद बढ़ा ना विधायक बढ़ा। अगर इनकी इतनी अच्छी विचारधारा होती तो इतनी अच्छी संख्या वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की है तेलंगाना में इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी राजनीति तोड़ने की है और तोड़ने वाले लोग पाकिस्तान चले गए। ओवैसी को समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तान चले गए। यहाँ का नौजवान गुमराह होकर थोड़ा बहुत उनको समर्थन करता होगा, लेकिन जब उसको लगता है कि ये तो हमें तोड़ने की बात कर रहे, ये तो इस्लाम के नाम पर हमें बांटने का काम कर रहे, जो जिन्ना ने किया था, वो फिर इनका साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इनको घुसने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में आज का युवा ओवैसी की बात में आके कहीं ना कहीं गुमराह है। आपने कहा किसान सड़कों पर है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी, हाथरस और आगरा के तमाम उन लोगों से मिलके, उनके परिवार से मिलके आई जिन्होंने जान खो दी। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की जो एक्टिवनेस है वो कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी और यूपी की सियासत में कहीं अहम रोल निभाएगी प्रियंका? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि किसान भी जानता है, जो किसान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी की सरकार को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों में मिले हुए हैं। क्योंकि मोदी जी सिर्फ देश में नेतृत्व नहीं कर रहे, आने वाले समय में मोदी जी पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाले हैं, ये विश्व भी देख रहा है। तो जो तथाकथित अपने आप को विश्व का नेता समझते थे, उनकी भी कुर्सी हिली हुई दिख रही है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे और भी हमारे दुश्मन देश हों, वो सब मिलकर एक प्रायोजित षड्यंत्र हमारे देश में चला रहे। पहली बार मोदी जी की सरकार ने चिंता किया कि किसानों को भी हमें फिक्र करना है, उनकी मदद करनी है। इसीलिए देश में पहली बार किसान सम्मान निधि लाई गई।
जिसमें 3 महीने में 2,000 रुपया उसको मदद पहुंचाया जाता है। और ऐसा नहीं कि केंद्र ने घोषणा किया और वहां तक पहुंचते पहुंचते 2,200 बन गया, डायरेक्ट खातों में पहुंचाया गया। ये डायरेक्ट खातों में पहुंचाने का काम भी जनधन योजना में मोदी जी ने शुरू किया। उनके खाते खुलवाए गए, पहले तो लोगों के पास खाते भी नहीं थे। अगर प्रियंका गांधी इतनी हमदर्द थी, उनके नाना इतने हमदर्द थे पंडित नेहरू जी, उनकी दादी इतनी हमदर्द थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके अब्बा इतने हमदर्द थे श्री राजीव गांधी जी, उनकी अम्मा इतनी हमदर्द थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्यों नहीं किसानों के बारे में सोचा? पहली बार सॉइल कार्ड निकालेंगे, कौन सा किसान क्या बोए तो उसको फायदा मिलेगा। उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों के रोजगार की चिंता, किसानों के बच्चों के एजुकेशन की चिंता, ये सारी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये किसान देख रहा है। आज जो सड़कों पर हंगामा हो रहा है, ये किसानों के नाम पर कुछ लोग, प्रायोजित लोग, जो पैसे लेकर आंदोलन कर रहे और उसको सरकार के खिलाफ उपयोग कर रहे, ये चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है उनको। जो लोग इस प्रकार से किसानों को बदनाम कर रहे, किसान उनको भी सबक सिखाएगा। किसान, ये जो सरकारें उनको मदद कर रही, उनको भी सबक सिखाएगा। किसान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साथ खड़ा है। किसान माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में साथ खड़ा है। और किसान पूरी तरीके से योगी जी को जिताने का काम करेगा। पैसे देकर लोगों को प्रायोजित लाया गया है, लेकिन सीए एनआरसी जो प्रोटेस्ट हुए, हर जगह पर लोग, महिलाएं बैठी थी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। देखिए, सीए तो इतिहास हो गया। लोगों को गुमराह किया गया था कि जो मुसलमान यहाँ रहते हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस डर में लोग सड़क पे आए थे। अब वो सारे लोग सच्चाई को समझ गए और कहीं ना कहीं उनको अफसोस भी, हमने क्या किया। अब सबको मालूम है कि जो सीए है, ये जो पाकिस्तान में 2014 से पहले अल्पसंख्यक रहते थे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रहते थे, जो यहाँ आ चुके हैं 2014 से पहले, जिनको भारत ने एक्सेप्ट किया है। और आए कब? जब कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो इतने खराब थे तो कांग्रेस सरकार ने उनको आने क्यों दिया? उनको तभी बाहर कर देना था। जो लोग बिना पहचान के रह रहे, भारत माँ के नागरिक हैं। और उस वक्त गांधी जी ने वादा किया था कि देश जरूर बट रहा है, लेकिन जो अल्पसंख्यक भाई पाकिस्तान में हैं, उनको जब भी लगता है कि वो यहाँ आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। गांधी जी के प्रॉमिस को पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और जो लोग 2014 से पहले यहाँ रह रहे, उनको पहचान देने का काम किया, नागरिकता देने का कानून बनाया। इसमें मुसलमानों का ऐतराज है। आज भी जो मुसलमान यहाँ पर है वो कितना खुशहाल है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल है। ये तो एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों का उपयोग करने के लिए एक भ्रम डाला उनके अंदर कि एक फ्लाइट पाकिस्तान से आएगी, उसमें हिंदू आएंगे, एक फ्लाइट हिंदुस्तान से जाएगी, उसमें मुसलमान जाएंगे। मुसलमान डर गया, क्योंकि मुसलमान इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत करता है। वो उस वक्त भी नहीं गया जब जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था इस्लाम के नाम पर मुल्क। हम तो यहाँ हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते थे, हमारे पूर्वज मोहब्बत करते थे और हम इसलिए यहाँ हैं। देखा जाए तो मुसलमानों का मुल्क तो पाकिस्तान बन गया था, जिन्ना ने अपना हिस्सा ले लिया था। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने हमें हाथ पकड़ के रोका, हमें कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हें शिक्षा में भागीदार बनाएंगे, हम तुम्हें हर जगह बराबर का भागीदार बनाएंगे। और आज बनाया उन्होंने। आज मुसलमान यहाँ पर दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें अभी मौका मिला है कि जो हमारे भाई वहाँ बच गए थे, अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर परेशानी हो रही है, उनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ आकर रह रहे, तो उनको क्यों हम वापस भेजेंगे? तो आज ये बात साफ हो गई है। ये बात साफ होने में थोड़ा समय लगा और उसका उपयोग राजनीतिक पार्टियों ने कर लिया। मुझे अफसोस है इस बात का कि आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग देश तोड़ने को भी सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर को बढ़ाना होगा और हमें एक स्वस्थ राजनीति करनी होगी।